नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नायडू, नीतीश यानी नानी कब तक बैसाखी के रूप में सरकार चलाते रहेंगे। आज स्थिति यह है कि चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए दिल्ली पधारे हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पटना में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू दोनों से नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी भी किसी के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो चाहे एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी हो। और जब नीतीश कुमार नाराज बैठे हुए हैं, नीतीश की नाराजगी यही साबित करती है कि वह नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ कुछ उल्टा सोच रहे हैं, या यूं कहें कि नीतीश के मन में नरेंद्र मोदी के सत्ता को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2 बैसाखियों पर अपनी सरकार बड़े ठसक के साथ चला रहे हैं, और वही 10 साल पुराना अहंकार, वही तानाशाही अंदाज शासन चलाने का और अपनी पार्टी के नेताओं तक की न सुनना, आरएसएस तक की न सुनना, ऐसे में कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह नायडू की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। और यदि महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। और लालू यादव ने तो घोषणा कर दिया आज कि नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार, अगस्त तक इसकी विदाई हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आज लालू यादव ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। क्या लालू यादव की नीतीश कुमार से बातचीत हुई है? और बातचीत नहीं हुई है तो किस आधार पर लालू यादव कह रहे हैं कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी? नीतीश कुमार हमेशा लालू यादव और तेजस्वी के संपर्क में रहते हैं। भले ही वह एनडीए में हों, भले ही वह बीजेपी में हों, वो तेजस्वी के साथ में रहते हैं, लालू यादव के साथ रहते हैं। और जब आपने देखा पिछले दिनों कि एक ही विमान पर, एक ही अगल बगल की सीट पर साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, पटना से दिल्ली तक का, और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि नीतीश के मन में जो कुछ चल रहा है उसकी आहट लालू यादव को मिल गई है, और उस आहट को व्यक्त कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने। राहुल गांधी जनता की आवाज बन चुके हैं। हाथरस में जो बीभत्स दुर्घटना हुई, वहां पहुंच करके राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वह इस देश की आवाज बन चुके हैं, और गरीबों, पीड़ितों और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ उनकी संवेदना किस रूप में जुड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन वह राहुल के साथ नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता, बड़े नेता कोई भी हाथरस नहीं पहुंचे, सिवाय
योगी आदित्यनाथ के, और अगर वह मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर नहीं होते तो शायद वह भी नहीं पहुंचते। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संवैधानिक ढंग से प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है वो काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। और उनकी इसी सफलता को भांप करके कारपोरेट भी उनके पीछे पीछे चलने के लिए, उनके संपर्क में आने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है। सुबह सुबह राहुल गांधी 10 जनपद से आजकल अपनी मां के साथ रह रहे हैं। 10 जनपद में सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते हैं वो जीटीबी नगर दिल्ली, और वहाँ पर मजदूरों के साथ काम करने लगते हैं, राजमिस्त्री के साथ सीमेंट, बालू और ईंट से, गारे से लग करके कन्नी चलाने लगते हैं और यह आभास कराते हैं कि वह राजमिस्त्री के साथ, मजदूरों के साथ हैं। और उसी समय अंबानी का प्रवेश होता है अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ, जिसकी शादी के लिए कार्ड देने के लिए 10 जनपद पहुंचते हैं। भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी मिली और उन्हें शादी का कार्ड समझा पहुंचाया दिया। लेकिन मीडिया में और दिल्ली के सियासी गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मुलाकात सिर्फ कार्ड देने के लिए नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से डील करने के लिए अंबानी 10 जनपद पहुंचे हैं। लेकिन उस डील को एक सिरे से राहुल गांधी ने खारिज कर दिया और वह मजदूरों के साथ जाना उचित समझे, और कारपोरेट जो नंबर 2 का कारपोरेट इस देश का है अंबानी, उसके साथ गुफ्तगू करने की जद्दोजहद नहीं किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि अडानी अंबानी को आहट मिल गई है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने वाली है और राहुल गांधी किसी न किसी रूप में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। वह कुछ महीनों में भी हो सकते हैं और कुछ सालों में भी हो सकते हैं, और किसी न किसी रूप में राहुल गांधी से नज़दीकी बढ़ाने के लिए कारपोरेट के लोग कोशिशें कर रहे हैं, और वह कोशिशें शादी के कार्ड से शुरू हो रही हैं। शादी का कार्ड तो स्पीड पोस्ट से या कुरियर से भी भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आमने सामने रूबरू हो करके राजनीतिक सियासी डील करने के लिए, राहुल गांधी को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए अगर कारपोरेट उनके घर पर आ रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कारपोरेट को पता चल गया है कि मोदी सत्ता हिल गई है और यह कभी भी जा सकती है। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि अडानी के घर से बोरे भर भर करके टेम्पो में राहुल गांधी और कांग्रेस के पास धन पहुंच रहे हैं, रुपयों का अंबार पहुंच रहा है, तो उसको राहुल गांधी ने किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करके उल्टा जवाब दिया था नरेंद्र मोदी को कि लगता है कि आपको आभास है कि इसी तरह से बोरे में भर करके और टेम्पो में लाद करके बीजेपी कार्यालय को पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन वही कारपोरेट अगर अब राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और शरद पवार के माध्यम से अडानी अंबानी इंडिया के से नज़दीकी बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करके इंडिया से
मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं और उसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो इसके मूल में यही है कि आर्थिक मदद करने के बाद जब सरकार बनेगी तो मलाई खाने के लिए उन्हें अवसर मिलेगा। जिस तरह से मलाई खिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इस सिलसिले को अनंत रूप से जारी रखना चाहते हैं, अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। कारपोरेट की यही फितरत होती है। जो सत्ता में रहेगा वही माई बाप है, जो विपक्ष में रहेगा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है उसके साथ जुड़ करके सत्ता को बनाए रखने की कोशिशें करता है। लेकिन जब 10 साल बीत जाते हैं और चुनाव होता है तो वह सत्ता आधे से ज़्यादा हार जाती है और बची खुची सत्ता की हार की आहट उसे जब आने लगती है तो वह विपक्ष की ओर रुख कर लेता है, क्योंकि विपक्ष से संभावनाएं हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सियासी जमीन पुख्ता कर रहे हैं, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, वो चाहे आम आदमी के बीच घुसपैठ करके उनकी भावनाओं को छूना हो, उनके दिल दिमाग में जगह बनानी हो, इस काम में राहुल गांधी सालों से लगे हुए हैं। और इसी वजह से जिन जिन क्षेत्रों से उनकी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा गुजरी है, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो सियासी सफर है, इसे सफलतापूर्वक वो कहाँ तक ले जा सकेंगे। एक समय था चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक अकाउंट को सील कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था, पैसे निकाल भी नहीं सकते हैं, डाल भी नहीं सकते हैं। आर्थिक रूप से पंग बना करके हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहाने। लेकिन आज जब राहुल गांधी संसद में ललकार रहे हैं, सड़क पर ललकार रहे हैं, तो उन्हें फिर से जेल में डालने की कोशिशें की जा रही हैं। उसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि राहुल गांधी अगर जेल से बाहर रहा, संसद से सड़क तक तहलका मचाता रहा, तब मोदी सत्ता का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का एहसास न सिर्फ कारपोरेट को हुआ है बल्कि नरेंद्र मोदी को भी हो गया है। नरेंद्र मोदी को इस बात का भी एहसास पहले से है कि आरएसएस उनके हाथ से निकल चुका है। जिस तरह से चुनाव के दौरान आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी भी अध्यक्ष हैं, हालांकि अब कार्यकारी अध्यक्ष रह गए हैं, 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। और इसी अध्यक्ष पद पर अगर आरएसएस कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, अगर वह कब्जा जमा लेगा, तब गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह को पार्टी से बेदखल भी किया जा सकता है। और आरएसएस इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर रही है और गुजरात लॉबी के कुछ नेताओं को छोड़ करके पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ खड़ी है। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी का संकट एक तरफ से नहीं है, चौतरफा संकट है। सबसे बड़ा संकट आरएसएस है, जो पार्टी से बेदखल करके सरकार से बेदखल करना चाहता है। दूसरा संकट नानी का है, यानी नायडू और नीतीश का है। उनकी बार्गेनिंग और उनको जो मांगे जा रहे हैं, जो मांगे उनकी हैं, विशेष राज्य का दर्जा, वो चाहे बिहार हो, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, विशेष राज्य का दर्जा दे पाने में नरेंद्र मोदी असमर्थ होंगे। और जब बार्गेनिंग में भी असफल हो जाएंगे नायडू और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिल पाएगा, तो उनके दिल दिमाग में भी
नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तीसरा संकट नीतीश की तरफ से है, जो कि खामोश बैठे हुए हैं और उनकी खामोशी यह बयां करती है कि नरेंद्र मोदी सत्ता के उलट सोच रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार की बात और उनकी मुख्य बात है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और ओबीसी जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराना, अगर इन दो मांगों को नज़रअंदाज करेंगे मोदी, तो नीतीश के दिल दिमाग में भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और लालू यादव का जो अनुमान है कि अगस्त महीने तक मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी, तो उसके पीछे भी आधार है। और नीतीश और लालू के बीच जो संवाद स्थापित होता रहता है, उसमें उन्हें महसूस हो गया है कि यह अगस्त तक सरकार चल सकती है। नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा करने वाले राहुल गांधी हैं। संसद से लेकर के सड़क तक नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जीत का जो सबसे बड़ा एजेंडा हुआ करता था हिंदुत्व, उस हिंदुत्व से बेदखल करने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में शिव की, तथागत बुद्ध की, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक की, गुरु नानक की तस्वीरें पेश करके कहा कि जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वह हिंदुत्व इस देश का नहीं है। इस देश का हिंदुत्व कभी भी डराता नहीं है, डरता नहीं है, अभय की मुद्रा में खड़ा होता है। और वह अभय की मुद्रा सभी धर्मों के पैगंबरों से मिली है, धर्म के संस्थापकों से मिली है। वो चाहे गुरु नानक हो, वो चाहे तथागत बुद्ध हो, वो चाहे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हो, और वह चाहे सिख धर्म के गुरु नानक हो। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे पर वार करके भारतीय जनता पार्टी को खलनायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। पेपर लीक से लेकर के जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, उसमें घेरने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखा है राहुल गांधी ने। और जब वह हाथरस में 135 लोग जहां मारे गए हैं, 116 महिलाएं उसमें हैं, कई बच्चे हैं, कई पुरुष हैं, और अंधश्रद्धा के गुलाम ओबीसी एससी एसटी के ये लोग जो मारे गए हैं, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह की स्थितियों का जायजा लेने के लिए जब राहुल गांधी पहुंचते हैं हाथरस और इन लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, इनके दुखी और संतप्त परिवार से मिलते हैं, तो राहुल गांधी के दिल में जो छटपटाहट होती है, उससे इस देश की जनता को अवगत करते हैं और तत्काल सहायता राशि बढ़ाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर घड़ी आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और गरीबों, दलितों और शोक संतप्त परिवारों से मिलकर के जिस रूप में संवेदना व्यक्त करते हैं, उससे पूरा देश अवगत होता है और राहुल गांधी के प्रति चाहत बढ़ जाती है। और नरेंद्र मोदी जो कभी भी ऐसे मामलों में शरीक नहीं हुए हैं, चाहे वो मणिपुर कांड रहा हो, चाहे वो हाथरस का ही ले लीजिए, या जितने भी आतंकी हमले होते हैं या हादसे होते हैं, दंगे होते हैं, वहाँ कहीं पर भी नरेंद्र मोदी की आहट नहीं मिलती है। कभी कभी गृह मंत्री
अमित शाह जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस रूप में राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करके सत्ता को घेरने का काम करते हैं और लोगों से सहानुभूति जताते हैं और उनके दुख में शामिल हो करके उनकी भावनाओं को कुरेदते हुए उनके दिल में जगह बनाते हैं, इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और नरेंद्र मोदी का चेहरा तो पिछले चुनाव में ही घटता हुआ नजर आया और दिनों दिन घटता जा रहा है। आज राहुल गांधी की स्थिति ऐसी है कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती थी, उत्तर प्रदेश की तमाम गतिविधियों में हिंदुत्व का मुद्दा शामिल होता था और उसमें लाभार्थी जैसे सवाल को डाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट की भीख मांगते थे तो एक मुश्त वोट उन्हें मिलता रहा है। 2019 और 2014 में इसकी वानगी देखी भी गई है। और उसी उत्तर प्रदेश में अब संविधान के मुद्दे को लेकर के, ओबीसी एससी एसटी के मुद्दे को लेकर के, ओबीसी की जनगणना कराने और उनका हक अधिकार दिलाने की बात को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश ने पैठ बनाई है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है राहुल गांधी की अपेक्षा। CSDS के एक सर्वे ने जाहिर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 32% रह गई है उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी की लोकप्रियता 36% बढ़ गई है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी है, जहां पर कि राहुल गांधी लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी को हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं और हजारों किलोमीटर की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के तमाम देशवासियों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में अपनी जगह बना रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो नरेंद्र मोदी 2014 से 19 तक भारत की सियासत में शिखर पर रहे हैं, अब वह शिखर से जमीन की ओर जा रहे हैं और राहुल गांधी जमीन से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी वानगी पिछले चुनाव में मिल भी गई, जहां 2019 में कांग्रेस की सिर्फ 52 सीटें थी और उसे विपक्ष का नेता चुनने का अवसर भी नहीं मिल सका था। वहीं अब 100 के आंकड़े को पार कर गई है कांग्रेस पार्टी और यह आंकड़ा अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो 200 तक पहुंच सकता है। गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोग यही कहते हैं 99 सीटें और उसमें से वायनाड की सीट कम होने से 98 सीटें कहा जा रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कांग्रेस के ही पप्पू यादव हैं जो कि चुनाव जीत करके आए हैं इंडिपेंडेंट, वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस में और भी कई ऐसे स्वतंत्र सांसद शामिल हुए हैं जिससे कांग्रेस की संख्या बढ़ करके 103 और 4 तक हो गई है। और 2024 के चुनाव में 52 से 102-3 तक अगर कांग्रेस पहुंच गई है तो नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे, इनके देश बेचने की प्रवृत्ति, संविधान के खिलाफ इनकी सोच, हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी नीयत का अगर पर्दाफाश इसी ढंग से राहुल गांधी करते रहेंगे तो वाकई इन्हें सफलता मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई नानी याद आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।